नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर अपनी YouTube चैनल पर कक्षा 12वीं की काव्य पुस्तक आरोह के एक पाठ पर चर्चा के साथ उपस्थित हूं। आज हम पाठ 9 उमा शंकर जोशी जी की रचनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। उमाशंकर जोशी जी का जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा और महाप्रस्थान। इसके अतिरिक्त उन्होंने एकांकी नाटक अभिज्ञा, कहानियां सपना भारा और शहीद, उपन्यास श्रावणी मेणो तथा विसामो तथा निबंध पार कंजन्या भी लिखे हैं। उन्होंने सन 1947 में संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। उनका निधन 1988 में हुआ था। उमाशंकर जोशी जी ने गुजराती कविता और साहित्य को नया स्वरूप प्रदान किया है। उनका योगदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत नहीं जानने वाले लोगों के लिए उन्होंने प्राचीन संस्कृत साहित्य का गुजराती अनुवाद किया, जिसमें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति का उत्तर रामचरित शामिल हैं। उमाशंकर जोशी जी ने गुजराती कविता को प्रकृति और आम जिंदगी के अनुभवों से जोड़कर नवयुग में प्रासंगिक बनाया है। उनकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है। कविता के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका वृहत लेखन है। विशेषकर आलोचक के रूप में वे जाने जाते हैं। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में वे बेजोड़ हैं। जोशी जी ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और स्वाधीनता की लड़ाई में वे जेल भी गए। उनकी 2 कविताएं आपकी पुस्तक आरोह में दी गई हैं। कविता छोटा मेरा खेत का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है और कविता बगुलों के पंख का रूपांतरण भोला भाई पटेल ने किया है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का पन्ना। छोटा मेरा खेत में उमाशंकर जोशी जी ने खेती के रूपक से कविता की रचना प्रक्रिया को समझाया है। कवि जिस कागज के पन्ने पर कविता लिखता है वो कवि के लिए फसल उगाने वाले किसान के किसी चौकोर खेत के समान है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। जैसे किसान खेत में किसी अंधड़ के आने के बाद अर्थात वर्षा के बाद बीज बोता है, वैसे ही कवि भावनाओं की आंधी के प्रभाव से उत्पन्न विचारों के बीज को बोकर कविता की रचना करता है। ये विचारों का बीज ही कविता की रचना और कवि की अभिव्यक्ति का माध्यम है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। जैसे खेती में खाद और अन्य रसायनों से बीज गलने लगता है और उसके इस विगलन से ही पौधे का अंकुर निकलता है, उसी तरह बीज रूप में जन्मा विचार कवि की कल्पना के सहारे अपने मूल रूप को विगलित करके कविता के रूप में अंकुरित होता है। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल रस अलौकिक। कवि की कल्पना से शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः उसकी कृति पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है। इस प्रकार की कृतियां कवि के लिए पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। जैसे वृक्ष फूलों और फलों के भार से झुक जाता है या नमित हो जाता है, वैसे ही कवि भी अपनी कृतियों के आगे स्वयं को झुका हुआ महसूस करता है। अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। कवि की कविता से जो अलौकिक रस की धारा फूटती है वो उसकी भावनाओं की आंधी से बीज के रूप में जन्म लिए विचार का ही परिणाम है। जैसे किसान के बीज की रोपाई का परिणाम फूलों और फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है, वैसे ही कवि की कल्पना का परिणाम उसकी कविता या उसकी रचनाएं या कृतियां हैं। कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, मेरा छोटा खेत चौकोना। कवि की रचनाओं से उत्पन्न रस की यह धारा अनंत काल तक असंख्य पाठकों के द्वारा बार बार पढ़े जाने पर भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन साहित्य का रस किसी अक्षय पात्र की तरह सदैव ही बना रहता है। आइए अब अगली कविता बगलों के पंख की बात करते हैं।
बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है जो सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन करती है। साथ ही कवि इस दृश्य के साथ उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विवरण भी दे रहा है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर यह लाइन में उड़ते हुए सफेद बगुलों को देखता है तो उसे लगता है जैसे काले कजरारे बादलों पर तैरती हुई सांझ की श्वेत काया है। ये दृश्य इतना सुंदर, इतना नयनाभिराम है कि कवि सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है, जैसे उस दृश्य ने कवि की आंखें ही चुरा ली हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वो तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। कवि कह रहा है कि यह सुंदर दृश्य किसी माया के समान है और कवि इस माया में, यह जादू भरे दृश्य में बंध सा गया है। कवि गुहार लगा रहा है कि कोई इस दृश्य को रोक कर रखे। काले बादलों से भरे आकाश में लाइन बनाकर उड़ते हुए बगुलों का सौंदर्य तो कवि की आंखों में बिंध गया है। सौंदर्य का यह प्रभाव कवि ने बड़ी ही मार्मिकता से व्यक्त किया है। इस कविता को कक्षा में कैसे पढ़ाएं? आप कक्षा में हिंदी से इतर भाषाओं के कवियों के भारत के साहित्य में योगदान पर कक्षा में चर्चा कराइए। विशेषकर उमाशंकर जोशी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। कविता के सृजन की यात्रा कैसे होती है इसका वर्णन कवि ने अपनी शैली में किया है। आप भी कक्षा में रचना यात्रा की बात करें। बच्चों से कहें कि वे अपनी कल्पना के अनुसार कुछ लिखें। बच्चों से उनकी कल्पना के अनुसार चित्र बनाने को भी आप कह सकते हैं। प्रकृति के सुंदर चित्रण पर अन्य कवियों की रचनाओं की चर्चा भी आप कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक आरोह में इस पाठ में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास तो आप कराएंगे ही। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही कक्षा 12वीं की आरोह के काव्य पर चर्चा का समापन होता है। जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य विषय पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।